Hello, my dear students. Welcome to VPIC ऑनलाइन क्लासेस. हाउ आर यू ऑल? आई होप यू डूइंग वेल. मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक हरी सर. आज क्लास 9th हिंदी गद्य के अंतर्गत टॉपिक को लेकर उपस्थित हुआ हूँ. गद्य विधाएं. गद्य विधाओं पर चर्चा पहले कर चुके हैं. हिंदी गद्य विधाओं पर 6 विधाओं पर मैंने चर्चा किया था और शेष विधाओं पर चर्चा करने के लिए आज पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ. तो आइए देखते हैं कौन कौन सी जो विधाएं हैं जो शेष बची हुई हैं और उनकी परिभाषा क्या है और उनके रचनाकार कौन कौन से हैं. तो जो शेष विधाएं हैं उनमें से 7वीं जो विधा है वह आत्मकथा है. आत्मकथा. आत्मकथा विधा को लेकर उपस्थित हूँ. आत्मकथा विधा और जीवनी विधा में थोड़ा सा अंतर होता है. आत्मकथा जो विधा है वो अपने जीवन की जो कथा है, अपने जीवन के व्यक्तित्व एवं कृतित्व की जो कथा है, जो कहानी है, उसे हम जब शब्दों के माध्यम से वर्णन करते हैं, शब्दों के रूप में बयां करते हैं, तो उसे हम आत्मकथा कहते हैं. जीवनी में जो होता है किसी महान पुरुष या किसी महान व्यक्तित्व के जीवन का वर्णन जब हम करते हैं, उसके समग्र जीवन का अवलोकन करते हैं, उसके समग्र जीवन पर दृष्टिपात करते हुए एक कथा लिखते हैं, उसके जीवन का एक समग्र पक्षों का वर्णन करते हैं, तो वो जीवनी कहलाती है. लेकिन जो अपने जीवन की जो समग्र पक्षों का जब वर्णन करते हैं, समग्र जीवन पर, समस्त घटनाओं पर, समस्त कार्यों पर जब हम वर्णन करते हैं तो वो आत्मकथा कहलाती है. जो आत्मकथा लेखक हैं उनका नाम देख लेते हैं. कौन कौन से व्यक्ति हैं जो आत्मकथाकार हैं. आत्मकथाकारों में से सबसे पहले जो नाम आता है वो हरिवंश राय बच्चन जी का आता है. किसका नाम आता है? हरिवंश राय बच्चन. हरिवंश राय बच्चन जी का नाम आता है. हरिवंश राय बच्चन जो प्रमुख आत्मकथा लेखक हैं, उनकी जो आत्मकथा है वो है क्या भूलूं क्या याद करूं. क्या भूलूं क्या याद करूं. क्या याद करूं, यह इनकी आत्मकथा है. उसके बाद जो अगले लेखक हैं, अगले जो कवि हैं, अगले जो लेखक हैं उनका नाम आता है. आइए देखते हैं अगले जो लेखक हैं उन्होंने कौन सी आत्मकथा लिखी है. अगले जो लेखक हैं उनकी जो आत्मकथा है बाबू गुलाब राय. जो नाम है साहित्यकार हैं बाबू गुलाब राय हैं. बाबू गुलाब राय. इनकी जो आत्मकथा है मेरी असफलताएं. मेरी असफलताएं. इन्होंने ये आत्मकथा लिखी है. उनके जीवन में जो भी असफलताएं थी, जो भी कमियां थी, उसका उन्होंने वर्णन किया है. तो उन्होंने अपनी आत्मकथा को मेरी असफलताएं नाम दिया है. तो मेरी असफलताएं नाम से बाबू गुलाब राय ने अपनी आत्मकथा लिखी. तथा हरिवंश राय बच्चन जो अमिताभ बच्चन के जो पिता थे, उन्होंने अपनी जो आत्मकथा लिखी है क्या भूलूं क्या याद करूं. क्या भूलूं क्या याद करूं, ये आत्मकथा लिखी है. और ये आत्मकथा 4 खंडों में विभाजित है, 4 भागों में विभाजित है. नीड़ का निर्माण फिर से, तथा बसेरे से दूर, तथा क्या भूलूं क्या याद करूं आदि अनेक कहने का मतलब है ये 4 भागों में इन्होंने ये आत्मकथा लिखी है. क्या भूलूं क्या याद करूं के रूप में. इसके पश्चात हम अगली जो विधा है उस पर चर्चा कर लेते हैं. अगली विधा के रूप में हमारे समक्ष आती है नई विधा रेखा चित्र आता है. रेखा चित्र ये किसी कला या आर्ट जिसमें हम ब्रश, रंग तथा पेंसिल पटरी के माध्यम से कोई रेखा नहीं खींचते हैं. यहाँ पर शब्दों की जादूगरी द्वारा हम सब एक साहित्यकार का या किसी एक घटना का हम शब्दों की कारीगरी द्वारा हम वर्णन करते हैं. तो वहाँ रेखा चित्र होता है. रेखा चित्र जब शब्दों के चित्र के द्वारा हम किसी चीज़ का वर्णन करते हैं तो वह रेखा चित्र कहलाता है. और यह इतना रोचक और मनोरंजक होता है कि
बहुत अधिक पढ़ने में बहुत ही चुटीला एवं रसीला होता है। और जैसे हम किसी भी चित्र को देख करके प्रसन्नचित्त हो जाते हैं, उसी प्रकार से रेखा चित्र जो शब्दों के माध्यम से शब्दों की जादूगरी जिसमें की गई होती है, उस घटना को या उस वर्णन को हम जब पढ़ते हैं, रेखा चित्र को पढ़ते हैं, तो हम उतने ही भाव विभोर तथा पुलकित हो जाते हैं, प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। जो प्रमुख रेखा चित्रकारों में जो पहला नाम आता है वो महादेवी वर्मा जी का आता है। महादेवी वर्मा जी का नाम आता है। महादेवी वर्मा जी ने लिखा है। यहाँ पर जो रेखा चित्र उन्होंने लिखा है वह रेखा चित्र के रूप में उन्होंने अतीत के चलचित्र लिखा है। क्या लिखा है? अतीत के चलचित्र। अतीत के चलचित्र लिखा है रेखा चित्र के रूप में। और दूसरे जो रेखा चित्रकार हैं वो हैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने माटी की मूर्तें लिखा है। क्या लिखा है? माटी की मूर्तें लिखा है। ये उनका रेखा चित्र है। रेखा चित्र रामवृक्ष बेनीपुरी का माटी की मूर्तें, महादेवी वर्मा का रेखा चित्र अतीत के चलचित्र है। ये दोनों बहुत ही महानतम साहित्यकार हैं जो रेखा चित्रकार के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं। अगली जो विधा है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। संस्मरण है। संस्मरण वह विधा होती है जिसमें पुरानी चीज़ों को, पुरानी घटनाओं को याद करके काफ़ी समय पहले जो घटनाएं घटित हुई हैं उन घटनाओं को याद करके शब्दों में जब बांधा जाता है, शब्दों के द्वारा जब वर्णन किया जाता है तो उसे हम संस्मरण कहते हैं। पुरानी भूली बिसरी बातों को याद करके, घटनाओं को याद करके जो शब्दों के द्वारा जब वर्णन किया जाता है तो उसे हम संस्मरण कहते हैं। पुरानी कोई भी घटना, किसी प्रकार की घटना जीवन में जो घटी हो उसको जब शब्दों का रूप देते हैं, शब्दों के द्वारा उसका वर्णन करते हैं तो वह संस्मरण कहलाती है। जो संस्मरणकार है उसमें भी पहला नाम महादेवी वर्मा जी का आता है। महादेवी वर्मा जी का नाम आता है। और महादेवी वर्मा जी ने जो संस्मरण लिखा है वह पथ के साथी लिखा है। पथ के साथी लिखा है। उन्होंने जो संस्मरण लिखा है वो पथ के साथी लिखा है। पथ के साथी का मतलब होता है जो राह में उन्होंने उनके जीवन में जो भी लोगों का साथ रहा, जो भी साहित्यकारों का साथ रहा, जो भी लेखकों का साथ रहा और जिसके साथ उन्होंने लेखन कार्य में सहयोग लिया या लेखन कार्य में सहयोग दिया, उसका वर्णन, उन लेखकों का वर्णन यहाँ पर किया गया है, इस रचना में किया गया है, इस विधा में किया गया है, इसलिए इसका नाम इन्होंने पथ के साथी रखा। उसके बाद जो दूसरे संस्मरणकार हैं वो रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं जिन्होंने अपना जो संस्मरण लिखा जंजीरें और दीवारें लिखा। क्या लिखा? जंजीरें और दीवारें। जंजीरें और दीवारें ये संस्मरणकार हैं। जंजीरें और दीवारें जो लिखा वो रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने लिखा। आप लोग अब समझ गए होंगे। संस्मरण पुरानी भूली बिसरी जो पुरानी भूली बिसरी जो घटना है उसे याद करके पुनः उसे शब्दों का रूप देना ही संस्मरण कहलाता है। और जो संस्मरणकार के रूप में हमारे संस्मरण साहित्यकार के रूप में हमारे सामने दो साहित्यकार आते हैं प्रमुख रूप से, और बहुत से साहित्यकार हैं लेकिन दो का नाम यहाँ पर लिया गया है, महादेवी वर्मा और रामवृक्ष बेनीपुरी। महादेवी वर्मा का साहित्य जो संस्मरण है वो पथ के साथी है। रामवृक्ष बेनीपुरी का जो संस्मरण है वह जंजीरें और दीवारें हैं। इसके बाद अगला
जो अगली जो विधा है वो है यात्रा साहित्य। यात्रा साहित्य या इसे यात्रा वृत्तांत भी कहा जाता है। इसे यात्रा वृत्तांत भी कहा जाता है। दोनों चीजें सही हैं, चाहे आप यात्रा साहित्य लिखे चाहे यात्रा वृत्तांत लिखे। यात्रा वृत्तांत का मतलब होता है जब हम किसी धार्मिक, ऐतिहासिक तथा किसी भी प्रकार के सैर सपाटे के लिए हम किसी स्थान पर जाते हैं और आकर के वहाँ से आकर के या वहीं पर जब हम उस चीज का, उसकी सुंदरता का या उस देवता का या उस प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन जब अपने शब्दों में, अपनी लेखनी से करते हैं तो वह यात्रा साहित्य कहलाता है। यात्रा वृत्तांत, वृत्तांत का मतलब होता है विवरण। यात्रा माने यात्रा का, वृत्तांत माने विवरण। यात्रा का जो भी विवरण लिखा जाता है उसे हम यात्रा साहित्य या यात्रा वृत्तांत कहते हैं। इसमें जो प्रमुख नाम आता है, सबसे पहले जो नाम लिया जा सकता है यात्रा साहित्य में, वह लिया जा सकता है राहुल सांकृत्यायन का। इसका राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन, इसका नाम लिया जा सकता है राहुल सांकृत्यायन, जिसकी रचना है घुमक्कड़ शास्त्र। घुमक्कड़ शास्त्र जिन्होंने अपने जीवन में सबसे ज़्यादा राहुल सांकृत्यायन ने घुमक्कड़ी की है, देश विदेश की इन्होंने यात्रा की है, तो उनका जो साहित्य है, उनकी जो रचना है वो घुमक्कड़ शास्त्र के नाम से जानी जाती है। इसके अतिरिक्त यात्रा साहित्य के अंतर्गत हम अगला नाम लिख सकते हैं, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का नाम लिख सकते हैं। उनकी जो रचना है वो सरयू पार की यात्रा, सरयू पार की यात्रा है। कौन सी है? सरयू पार की यात्रा। सरयू पार की यात्रा के रूप में भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की रचना है, जिसे यात्रा साहित्य की रचना कहा जा सकता है। यात्रा साहित्य की रचना कहा जाता है। इसके अलावा बहुत सारी यात्रा साहित्य से संबंधित रचनाएं हैं, जैसे जयप्रकाश भारती की हिमालय की पुकार तथा धर्मवीर भारती की ठेले पर हिमालय, ये भी यात्रा साहित्य से संबंधित रचनाएं हैं। अगली जो विधा है उसे हम लेते हैं, अगली विधा के रूप में हम डायरी का नाम लेते हैं। डायरी भी एक महत्वपूर्ण विधा है। डायरी आप लोग जानते होंगे, जब हम दैनंदिन जीवन में जो भी घटित होती घटनाएं होती हैं उनका वर्णन जब अपनी डायरी में हम करते हैं तो उसे हम डायरी कहते हैं। हमारी जो क्लास की डायरी है या हम अपने घर पे रखते हैं डायरी, जो दिन भर की घटनाओं का वर्णन जब हम रात में सोने के पहले उसमें करते हैं तो वह डायरी कहलाती है, डायरी विधा कहलाती है। या हम क्लास में मिले हुए होमवर्क को जब अपनी डायरी में नोट करते हैं तो वो भी डायरी ही है। तो एक प्रकार से जो भी हमारे दैनंदिन जीवन में जो भी घटित घटनाओं का वर्णन जब हम किसी डायरी में, किसी कॉपी में करते हैं तो वो डायरी विधा की रचना कहलाती है। तो डायरी कहलाती है। इनकी जो डायरी है, प्रमुख जो पहली जो डायरी है वो नरदेव शास्त्री, जिनका उपनाम था वेद तीर्थ, जिन्हें वेद तीर्थ कहा जाता था। इनकी जो डायरी है वह है जेल डायरी या प्रथम डायरी मानी जाती है। इसे प्रथम डायरी कहा गया है, प्रथम डायरी है जेल डायरी। नरदेव शास्त्री जो है लेखक हैं, प्रथम लेखक हैं। प्रथम डायरी लेखक का नाम आता है वो नरदेव शास्त्री का आता है, जिन्होंने जेल डायरी लिखी है। इसके अलावा एक और डायरी का, एक और साहित्यकार का डायरी लेखक का नाम लिया जा सकता है, वह नाम है धीरेन्द्र वर्मा का नाम लिया जा सकता है, जिनकी डायरी है मेरी कॉलेज
कॉलेज डायरी, ये इनकी डायरी विधा की रचना है। मेरी कॉलेज डायरी, ये डायरी विधा की रचना है और ये धीरेन्द्र वर्मा जी हैं। इन दोनों डायरियाँ महत्वपूर्ण है। नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ प्रथम डायरीकार हैं, जिनकी प्रथम डायरी है जेल डायरी, तथा दूसरे हैं धीरेन्द्र वर्मा मेरी कॉलेज डायरी। ये तो हो गई डायरी विधा। इसके पश्चात आगे आते हैं, अगली विधा देखते हैं। अगली विधा का नाम है रिपोर्टाज। रिपोर्टाज का मतलब होता है जब किसी दूर बैठे हुए व्यक्ति के लिए हम यहाँ से इस स्थान से रिपोर्टिंग करते हैं। जैसे आप घर में बैठे हैं, हम अगर यहाँ से लाइव अगर आपको पढ़ाएं, यहाँ की घटना का, यहाँ का विवरण अगर हम लाइव आपके पास दें तो उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? फिर से बताइए, क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं रिपोर्टाज। रिपोर्टाज जो शब्द है, ये जो शब्द बना है वो फ्रांसीसी भाषा का है। किस भाषा का शब्द है? फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। फ्रांसीसी भाषा का ये शब्द है और जिससे ये बना हुआ है रिपोर्टाज शब्द, रिपोर्टाज। इसके बाद हम इसमें देखते हैं कौन कौन से रिपोर्टाज लेखक हैं। इसमें जो पहला नाम हम आपको बता रहे हैं वो है रागे राघव जी आते हैं। रागे राघव जी आते हैं, जिनकी जो रचना है वह है एक रिपोर्ट। यह रागे राघव की रचना है जो रिपोर्टाज कहलाती है। दूसरे लेखक का नाम धर्मवीर भारती है। काल की एक छाया, धर्मवीर भारती, काल की एक छाया, काल की एक छाया के रूप में देखने को मिलती है। ये दो रिपोर्टाज लेखक हो गए, रागे राघव एक रिपोर्ट, दूसरे धर्मवीर भारती जिनके रचना है काल की एक छाया। ये रिपोर्टाज मैंने आपको बताया, रिपोर्टाज वह होता है जब किसी दूर बैठे व्यक्ति की किसी दूर बैठे व्यक्ति के विषय में, या जैसे कोई स्टूडियो में बैठा है, जैसे आप लोग समाचार सुनते होंगे, तो समाचार चैनल पर बैठा हुआ जो व्यक्ति होता है किसी दूर स्थित घटना को किसी व्यक्ति विशेष अपने रिपोर्टर द्वारा जब सुनवाता है तो उसे ही हम रिपोर्टाज कहते हैं। अब आप लोग समझ गए होंगे रिपोर्टाज किसे कहते हैं तथा रिपोर्टाज लेखक कौन है। अगली जो विधा है वह है आलोचना। बहुत ही महत्वपूर्ण विधा है आलोचना। जैसे सामान्य जीवन में आलोचना होती है, किसी की बुराइयों का ही हम वर्णन करते जाते हैं, किसी आलोचना का मतलब ही होता है बुराई। तो ये इस सामान्य जीवन से संबंधित ये नहीं है। ये जो हम पुस्तकीय ज्ञान होता है, किसी भी पुस्तक की जो अच्छाइयाँ और बुराइयाँ होती हैं उसका वर्णन जब हम करते हैं तो वह आलोचना कहलाती है। सर्वप्रथम जो आलोचनाकार हमारे सामने आते हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल आते हैं। कौन आता है? रामचंद्र शुक्ल जी का नाम आता है, जिनकी आलोचना का नाम है रस मीमांसा। क्या नाम है? रस मीमांसा। इनकी आलोचना है रस मीमांसा। और दूसरे लेखक का नाम आता है डॉक्टर नगेंद्र ने आलोचना लिखी थी रस सिद्धांत लिखा था। किसने लिखा था? डॉक्टर नगेंद्र ने रस सिद्धांत लिखा था। तो ये दो लेखक जो है बहुत बड़े आलोचनाकार, इसमें और बहुत सारे आलोचनाकार हैं जिनका नाम मैं आपको बता दूं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रस मीमांसा लिखा है, डॉक्टर नगेंद्र ने रस सिद्धांत लिखा है। रस सिद्धांत के माध्यम से इन्होंने अनेक पुस्तकों का
अनेक पुस्तकों की आलोचना की है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक और आलोचना विधा की रचना लिखी है त्रिवेणी। त्रिवेणी में उन्होंने 3 कवियों की आलोचना, उनके पुस्तकों की आलोचनाएं की हैं, अर्थात अच्छाइयों और बुराइयों का वर्णन किया है। उनमें से सूरदास, तुलसीदास तथा मलिक मोहम्मद जैसी की जो रचनाएं हैं उसका वर्णन उन्होंने किया है, उसकी आलोचना की है, इसीलिए इसे त्रिवेणी कहा गया है। 3 कवियों की आलोचनाएं की गई है इस त्रिवेणी में। इसके अतिरिक्त जो आलोचनाकार हैं वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, प्रकाश चंद्र गुप्त हैं, रामविलास शर्मा जी हैं और बहुत सारे आलोचनाकार हैं, डॉक्टर निर्मला जैन हैं। ये सब आलोचनाकार हैं और इनकी रचनाएं भी अलग अलग हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो हमारा गद्य विधाओं से संबंधित जो चैप्टर था, शुरुआत का जो चैप्टर था प्रमुख गद्य विधाएं तथा इसके पहले हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, उन सारी चीज़ों को समाहित करके एक PDF आपको भेज दिया जाएगा। उस PDF के माध्यम से आप अपनी कॉपी पे उसे नोट कर लीजिएगा और हिंदी गद्य में ही उसे नोट करना है। हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास आता है तो गद्य में नोट करना है, हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास आता है तो उसे काव्य वाले भाग में नोट करना है। इसे नोट करने के पश्चात ही जो पहला पाठ होगा उसकी शुरुआत होगी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो पहले पाठ की शुरुआत होगी हिंदी गद्य साहित्य का जो इतिहास है, इसका PDF भेजा जाएगा, इसे नोट कर लीजिएगा। इसके बाद पहले चैप्टर की शुरुआत होगी। तो मिलते हैं पहले चैप्टर के साथ। जब पहला चैप्टर पढ़ाया जाएगा, इस हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसका आज यही समापन हो जाता है। इसके बाद हम आपको PDF भेज देंगे, उसे आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद पहले चैप्टर को हम एक नए दिन लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू।